लोग डरते हैं, दे मेक फाइनेंशियल ब्लंडर बिकॉज ऑफ टैक्सेस एंड दे गेट इनटू बिग ट्रबल। कि अब तो जो सिस्टम टैक्स का नया है वो बहुत डिजिटल है, इलेक्ट्रॉनिक है। उसमें टैक्स की चोरी कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो गया, कठिन हो गया है। दैट ओनली 2.5 to 3 करोड़ पीपल आउट ऑफ द 145 करोड़ दैट वी आर पे टैक्स। इनकम टैक्स की बात कर रहा हूँ। रिटर्न्स तो फाइल करते हैं 8-9 करोड़ लोग, पर वो निल रिटर्न होती है, उसमें टैक्स नहीं होता। इंडियन मेंटालिटी भी होती है कि लोग क्या कहेंगे, लोगों के लिए जीना, लोगों के लिए अच्छा घर तो होना ही चाहिए। यू थिंक दिस इज ऑल्सो अफेक्टिंग इंडियंस की जो फाइनेंशियल सेविंग्स का जो उनका जो है वो। यू आर राइट। तो हम सोशल प्रेशर कहते हैं कि भाई मैं कौन सी गाड़ी में जा रहा हूँ, जा रही हूँ, मैं कहाँ रह रहा हूँ और मैं क्या मैंने पहना हुआ है। दिस इज ऑल्सो ब्लीडिंग योर सेविंग, बिकॉज आप अगर कुछ नॉर्मल रह के आप महीने का 10-20-50 हज़ार, लाख रुपए, 2 लाख, जितनी जिसकी स्केल ऑफ इनकम है वो बचा सकते थे, पर वो शो ऑफ में वो चला जाता है। हम लोग अब यहाँ बैठ के बात कर लें, पर जब हम इंडिया की बात करते हैं तो मुझे लगता है इंडिया, आप दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु से 25 किलोमीटर बाहर निकल जाएं और वहाँ उस गांव में जाएं जहाँ पर गाय भैंसें बंधी हुई हैं, जहाँ पर लोग हुक्का पी रहे हैं, बच्चे सड़कों पे खेल रहे हैं। आई थिंक दैट इज़ इंडिया। तो बजट आ गया है हमारा नए साल का, सो विल इट बी मोर बेनिफिशियल टू रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज? टीना, इंटरेस्टिंग बात कि बजट का एनालिसिस वो ज़्यादातर सिटीज़ के लोग करते हैं। राइट। हाँ, वो पूछते हैं और भाई बजट कैसा आया, भाई कुछ किया भाई हमारे लिए कि नहीं किया, इस टाइप की आपको। बट रियल एनालिसिस ऑफ बजट इज ओनली डन बाय सिटी पीपल। आई थॉट इफ आई वाज द गवर्नमेंट I would make a budget which applies to 90% of people. हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ अनफिल्टर्ड ज्ञान में टीना, जहाँ पे हम बातें करते हैं थोड़ी हटके लेकिन दिल से। तो आज हम बात करने वाले हैं फिनेंस। फिनेंस लोगों की लाइफ का एक मेजर प्रॉब्लम भी होता है और ज़िंदगी जीने का एक ज़रिया भी होता है। लेकिन बहुत लोग इसमें एक फ़ाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करनी है, कैसे अपनी इन्वेस्टमेंट्स करें, कैसे लाइफ को जिए, सोशल प्रेशर में आके कैसे अपनी लाइफ में कुछ गलतियाँ कर बैठते हैं, प्रॉपर डिसीजंस ना लेने की वजह से कैसे अपने लाइफ में फाइनेंशियल बर्डन में आ जाते हैं। तो ये सब चीज़ों के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। हमारे साथ है डॉक्टर शरद। Thank you. थैंक यू एंड वेलकम टू आवर शो। My pleasure, टीना। अनफिल्टर्ड ज्ञान के सभी फॉलोअर्स, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स को मेरे ग्रीटिंग्स। थैंक यू। तो मैं सबसे पहले आपसे सवाल ये शुरू करना चाहती हूँ, फाइनेंस एक लोगों की लाइफ का एक मेजर बोलते हैं कि इनकम का भी एक जो इनकम आती है उनके पास, वो तो है ही, लेकिन उसमें गलतियाँ भी कुछ कर बैठते हैं वो लोग। तो ये क्या होता है, लेकिन व्हाई डज इट हैपन विद एवरीवन इन टुडेज टाइम? मेन रीजन व्हाई दिस हैपेंस, टीना, इज के लोग फाइनेंस को लेके एक तो लिटरेसी नहीं है। जी। बिल्कुल लिटरेसी नहीं है, ज़्यादातर लोगों में लिटरेसी नहीं है। बल्कि आपको हैरानी होगी सुन के कि इवन जो लोग कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं वो भी फाइनेंस को बहुत इग्नोर करते हैं। दे जस्ट डोंट बॉदर अबाउट देयर फाइनेंसेस। और एक सेइंग होती है कि पैसा कमाना आसान होता है, उसको संभालना ज़्यादा मुश्किल जी, होता है। जी, जी। सो आई थिंक ऑलमोस्ट 99% ऑफ द पीपल डू दैट। मैंने देखा कि 1% लोग हैं जो अपने पैसे के बारे में बहुत केयरफुल रहते हैं। और अनदर थिंग आई हैव ऑब्जर्व्ड इज कि वो पैसे के लिए, पैसे को मतलब संभालने के लिए ज़्यादा मेहनत भी नहीं करते। संभालने वाले कुछ मिल जाएंगे, but they don't work for the money. So they say if you don't work for the money today, then money will not work for you tomorrow. तो एग्जैक्टली। आप अपने पैसे के लिए थोड़ी सी मेहनत करें। तो एक तो फाइनेंशियल लिटरेसी की कमी है, दूसरा पैसे की संभाल नहीं है, और तीसरा उनको बहुत कैजुअल रहते हैं पैसे के बारे में। खर्च करना है, कभी भी कुछ खर्च कर दिया। अ, उसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग, वो भी नहीं है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग होती है, जैसे आपने भी देखा होगा देश का बजट आया करेक्ट, तो करेक्ट। उसमें जो फाइनेंस मिनिस्टर थी उठ के बकायदा एक वो बना के लाती हैं कि इस यहाँ हमने इतना लगाएंगे, यहाँ इतना लगाएंगे। ऐसे ही एक छोटा सा बजट आपको घर के लिए भी चाहिए होता है। जी। और चाहे साल में एक बार नहीं चाहिए, वो तो साल में एक बार आता है, तो ये बजट तो आपको हर दूसरे तीसरे महीने बनाना चाहिए और उसको ट्रू अप भी करना चाहिए। ट्रू अप बड़ा इंटरेस्टिंग है टीना। ट्रू अप मीन्स कि आपने कुछ प्लान किया कि सपोज मैं 10,000 यहाँ खर्च करूंगी घूमने में, 20,000 का कुछ और सामान लेंगे, 30,000 ये लेंगे, और जब आपने एक्चुअल खर्च किया तो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। करेक्ट। तो उसको अपने बजट से एडजस्ट करना, दैट इज कॉल्ड ट्रूइंग अप। तो वो ये 2-3 गलतियां लोग करते हैं जिसकी वजह से और मजे की बात यह है कि अमीर सब बनना चाहते हैं। जी। एवरीबडी वांट्स टू बी एवरीवन रिच, वांट्स टू बी रिच। बट इफ दिस फाइनेंशियल प्लानिंग इज नॉट देयर इन योर लाइफ, देन द चांसेस, मैं ये नहीं कहता कि जो लोग फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करते वो रिच नहीं बनते, बन जाते हैं,
किसी के पास विंडफॉल बहुत सारा पैसा आ जाता है, आता जाता है, तो वो रिच तो वो वैसे ही हो जाते हैं, नहीं भी प्लानिंग करते, पर ज्यादा पर वो बहुत कम लोगों के साथ होता है. राइट राइट. Most of the people, they if they do not do or you keep doing these mistakes, shall I say, तो then वो जो उनका रिच बनने का सपना है वो उनसे दूर जाता जाता है. And I mean, becoming rich then becomes a very distant dream. और टीना, छोटी सी तो उम्र होती है, 69 ईयर्स का कुल हमारे इंडिया में मीडियन एज है. राइट 69. राइट. तो अगर आप 69 70 से ज्यादा जी रहे हैं तो आप बोनस लाइफ जी रहे हैं यहाँ पर. राइट. सो आई थिंक इट्स अ वेरी स्मॉल. और जो मैंने देखा है, जो पैसा कमाने वाली स्पैन है, हाँ. आप नॉर्मली क्या 20-25 साल के बाद से पैसा कमाना शुरू करते 25 हैं. to करेक्ट मी इफ 50. आई एम रॉन्ग. राइट राइट. 25 चलिए, मैं 50 नहीं, मैं 60-65 भी ले लेता हूँ. राइट. तो 30-35 साल आपके लिए पैसा कमाने के लिए हैं. करेक्ट. उसी दौरान में आपने जो कुछ करना है उसी दौरान में करना है, और उसमें भी अगर आप प्लानिंग नहीं करेंगे तो वो फिर समय हाथ से निकल जाता है. राइट. And then that is why most of the people in our country, if I say, फेसिंग. वो लोग फिर they keep ड्राइंग रूम का डिस्कशन बन के रह जाता है, देखो भाई वो अंबानी है या अडानी है, पूरे भूल जाते हैं कि वो भी वहां तक पहुंच सकते थे. वहां तक नहीं पहुंच सकते थे तो कम से कम उनके अगर 1/10 भी आप पहुंच जाते, 100 भी पहुंच जाते, तो you could have been a rich person, but Right. unfortunately that doesn't happen. फाइनेंशियल जो स्ट्रेस आता है उससे मेंटल हेल्थ इश्यूज भी लोगों के बीच में बहुत हो रहे हैं, लेकिन बिकॉज दे आर नॉट एबल टू सेव. कोशिश तो करते हैं कि हाँ इस मंथ हम सेव करेंगे, राइट, बट सेव नहीं कर पाते. उससे मेंटल हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं कि स्ट्रेस में बहुत ज्यादा रह रहे हैं, एंड इट इवेंचुअली अफेक्ट्स देयर हेल्थ आल्सो, राइट. तो इट्स रीचिंग दैट पॉइंट. इज इट ट्रू ये इंडिया में बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल लैक ऑफ देयर प्रॉपर प्लानिंग और उसकी वजह से ये हो रहा है? आपने नोटिस किया है ये ट्रेंड? दो तरीके से स्ट्रेस आ रहा है जो आप बता रही हैं जी जी. फाइनेंशियल. एक तो उन लोगों पे आता है जो लोग, जिनकी जो नीड्स हैं वो बहुत ज्यादा हैं, जो डिमांड है, बिकॉज इट्स अ वेरी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड. करेक्ट. एंड यू नीड दिस आल्सो, यू नीड दैट, यू नीड अ फैंसी होम, यू नीड अ फैंसी कार. आपकी जिंदगी की जरूरतें तो कभी खत्म नहीं होती हैं. तो देन दे स्टार्ट बोरोइंग. तो एक तो वो ओवर बोरोइंग की वजह से आ रहा है, बहुत ज्यादा उधार ले लेते हैं, इतना उधार ले लेते हैं कि उसकी ईएमआईज उनकी इनकम को भी क्रॉस कर जाती है. एक तो स्ट्रेस वहां से आता है. दूसरा स्ट्रेस आता है कि जब आप किसी और को देखते हैं कोई चीज इस्तेमाल करते हुए, और जब अपना बैंक बैलेंस देखते हैं, अपनी इनकम देखते हैं, तो हमारी तो पहुंच से बाहर है. तो उस बात को सोच सोच के एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है अपने अंदर, दैट समबडी एल्स कैन अफोर्ड दैट, व्हाई मैं तो उससे ज़्यादा कॉम्पिटेंट हूँ, मैं उससे ज़्यादा मेहनत करती हूँ या करता हूँ, पर वो व्यक्ति तो इतने मेहनत भी नहीं करता है, तब भी उसके पास इतना है. तो एक उसको सोच सोच के स्ट्रेस हो जाता है. तो मुझे लगता है कि मैं ये तो नहीं कहता कि जितने लोग आपको और हमको इस टाइम सुन रहे हैं वो इसको सुन के सारे ही अमीर बन जाएंगे. right. पर सेविंग करने का, क्योंकि आपके क्वेश्चन में सेविंग का मेथडोलॉजी भी छुपी हुई थी, right. तो मैं वो जल्दी से बता देता हूँ कि सेविंग कैसे करनी चाहिए और कब करनी चाहिए. सेविंग आई थिंक शुड स्टार्ट द वेरी डे यू स्टार्ट अर्निंग. जिस दिन से आप कमाना शुरू करते हैं उसी दिन से आपकी सेविंग भी शुरू हो जानी चाहिए. और सेविंग करने का जो मेथड है वो फाइनेंशियल जगत में बहुत डिफरेंट है. नॉर्मली सेविंग आप किसको कहते हैं? जो आपकी इनकम आई बैंक में, उसमें से जो बचा खर्च करने के बाद, वो सेविंग यही होता है ना नॉर्मल. बट यू विल बी सरप्राइज्ड that my definition of saving is totally different. Okay. My definition of saving says, टीना, जैसे ही इनकम, सैलरी, बिजनेस इनकम जो भी आता है, कंसल्टेंसी आती है, जहाँ से भी आता है, द मोमेंट इट हिट्स योर बैंक अकाउंट, व्हाट यू शुड डू इज कि आप उसमें से 20% निकाल कर एक दूसरे बैंक अकाउंट में रखते हैं. Okay. और उस दूसरे बैंक अकाउंट का एटीएम कार्ड भी खो दें, Okay. उसका ऑनलाइन बैंकिंग के क्रेडेंशियल्स भी खो दें, हाँ. चेकबुक भी उठा के कहीं दूर रख दें, फाड़ के फेंक दें. अच्छा, okay. So that, I mean, why I'm saying that is so that you're not able to touch that money. Right. I mean, the idea is not कि खो दें, आप सच में खो दें. Obviously. जी. So you should not touch. So you should try and do your गुजारा in 80%. Okay. तो अगर अब मैं जब ये बात बोलता हूँ तो बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, यार पहले ही सैलरी कम है या ये कम है, आप कह रहे हो. और so there's a word in English called frugal. So you have to be frugal because इसमें कंजूस नहीं बोलते हैं उसको. तो अगर आप 1 लाख आपकी सैलरी है, उसमें से 80,000 में आप गुजारा कर लेंगे, तो वो जो 20,000 आप हर महीने या उसको अलग रख रहे हैं ना, वो बढ़ते बढ़ते आपका कॉर्पस बन जाएगा. उसी में से आप इन्वेस्ट करेंगे. और जितने भी अमीरों की आप स्टोरीज देखेंगे, उसमें से कुछ एक टीना हम छोड़ दें, जिनकी लॉटरी निकल आई थी या जिनको विरासत में पैसा मिल गया था, अगर उन लोगों को छोड़ दें तो उन लोगों ने अपने पैसे से ही, उनके पैसे ने उनको अमीर बनाया है. Your own money will make you rich. You've invested in some place and suddenly that grows to exponential levels.
आपने कोई प्रॉपर्टी ली, वो 50 लाख की ली थी किसी ज़माने में, आज वो 5 करोड़ की हो गई, यू नो व्हाट आई मीन? सो योर ओन मनी विल मेक यू रिच। कोई आपको रिच बनना, कोई बाहर से कोई आने वाला नहीं है कि आके ऊपर आपके ऊपर वर्षा होने लग गई नोटों की, वो ऐसा कुछ होने वाला नहीं वो है। तो नहीं होने सो आई वाला। थिंक द ट्रूथ ऑफ बिकमिंग वेल्दी इज दैट यू हैव टू, सो द फर्स्ट स्टेप इज सेविंग्स। सो जो आपने पूछा, सो सेविंग्स हैव्स टू बी 20% मिनिमम। अगर ज्यादा कर सकते हैं तो और अच्छी बात है, पर मिनिमम इतना चाहिए। तो ये कुछ गलती, और लोग सेविंग्स गलती करते हैं कि वो जो बच जाता है उसको सेविंग बोलते हैं। और आजकल जो मटेरियल वर्ल्ड्स थी ना जिस तरीके से है, उसमें बचने की गुंजाइश कहाँ है, आप वही वही। बताइए। एक बार आप शॉपिंग चले जाएं तो सेविंग वेविंग सब धुल जाती है। और आजकल तो यू नो ऑनलाइन शॉपिंग है, वो आप अपनी तरफ खींचते हैं आपको प्रोडक्ट्स। आप दूसरा, आप एक हाइपर स्टोर पे या मॉल में जाएं तो आप किसी उसमें अगर विंडो शॉपिंग भी कर रहे हैं और अंदर आप घूम रहे हैं ना उसमें शेल्फ में, तो वो सामान अपनी तरफ बुलाता है, आओ मुझे खरीदो, आओ राइट मुझे राइट। खरीदो, इट विल ड्राइव। जी तो जी। बहुत सारी बार मैंने देखा है कि इम्पल्सिव शॉपिंग होती है, आपको नहीं भी जरूरत है सामान की, योर वार्डरोब इज फुल विद गारमेंट्स, पर फिर भी ये तो मेरे ऊपर अच्छा लगेगा, ये मेरे पास नहीं है। घर आके पता लगता है वार्डरोब में जगह भी नहीं है, फिर आप कुछ सामान इधर उधर देते रहते हैं। सो आई थिंक दैट ब्लीड्स योर सेविंग्स। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ये ना करें, पर आपकी सेविंग ब्लीड होती रहती है, और वो जो वेल्दी बनने का सपना है वो अंदर ही दबा रह जाता है। तो जैसे हम देखें, लाइक एक इंडियन मेंटालिटी भी होती है कि लोग क्या कहेंगे, दे ओवर स्पेंड, दे गो ओवर द बजट, बीट एनी शादी हो गई, कुछ भी हो गया, एवरीथिंग इज लोगों के लिए जीना, लोगों के लिए अच्छा घर तो होना ही चाहिए। यू थिंक दिस इज ऑल्सो अफेक्टिंग इंडियंस के जो फाइनेंशियल सेविंग्स का जो उनका जो है वो इट्स नॉट रीचिंग टू द पॉइंट। मेजरली, बिकॉज यू आर राइट, द सोशल प्रेशर, इसको हम द सोशल सोशल प्रेशर प्रेशर, कहते हैं राइट। कि भाई मैं कौन सी गाड़ी में जा रहा हूँ, जा रही हूँ, मैं कहाँ रह रहा हूँ, और मैं क्या मैंने पहना हुआ है, मैंने कौन से ब्रांड्स पहने हुए हैं, एंड सो एंड सो फोर्थ, यू नो। दिस इज ऑल्सो ब्लीडिंग योर सेविंग, बिकॉज आप अगर कुछ नॉर्मल रह के आप महीने का 10 20 50 हज़ार, लाख रुपए, 2 लाख, जितनी जिसकी स्केल ऑफ इनकम है वो बचा सकते थे, पर वो शो ऑफ में वो चला जाता है। अब शो ऑफ में जाएगा तो नेचुरल बात है आपकी सेविंग नीचे आ रही है, मुझे लगता है। और यू नो जो मेथड मैं बता रहा हूँ उसमें आपको, ये जो सेविंग वाला मेथड है, पहले दिन से कमाएं, सेविंग करें, तो ये आपको अमीर बनने की तरफ, वेल्दी बनने की तरफ जल्दी ले जाएगा। बिकॉज नॉर्मली मैंने देखा है जब लोग वेल्दी बनते हैं तो दे आर इधर 55 60 65, तो तब अमीर बन के मिला तो क्या मिला, आपकी तो फिर उम्र ही ज्यादा नहीं बची है। हम्म। अगर मैंने मीडियन एज 69.5 बताई आपको इंडिया में, और अगर आप 60 की एज में जाके रिच बन गए, सो देन व्हाट्स द पॉइंट? समबडी एल्स इज गोइंग टू कंज्यूम योर रिचेस। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात टीना से बताता हूँ कि आप जितनी भी सेविंग्स लाइफ में करते हैं ना, ये अब उससे आगे की बात है, अभी तो हम्म। सेविंग्स की बात कर रहे थे, यू विल बी सरप्राइज कि 80% लोग, उन्होंने जो जिंदगी भर सेव किया है उसको यूज ही नहीं कर पाते हैं। वो उनकी आगे की जनरेशन, बच्चे, ठीक है बच्चों के लिए सेव किया है, आई एम नॉट सेइंग कि आप बच्चों के लिए सेव मत करिए, पर आपके खुद के लिए यू आर नॉट एबल टू, वो वहाँ पढ़ाई, वो सोच सोच के हैप्पी रहते हैं, मेरे पास इतने लाख हो दिस गया, अब हो इतने गया, करोड़ हो दिस हो गया, गया। अब इतने करोड़ हो गया। आफ्टर ऑल देयर इज अ लिमिट विच यू कैन कंज्यूम। ये मैंने थोड़ी सी हट के बात करी, जी, बट दिस इज दिस वी वाज आर अ, कॉन्ट्रडिक्टिंग द स्टेटमेंट हाँ, आल्सो, सो राइट बट समवेयर, हाँ। दिस इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक्स, ओके। कि जब आप बचा लेते हैं हाँ। तो बचा के फिर आप उसको कंज्यूम भी नहीं करते हैं, आप खाली बचाते रहते हैं उसको, बस खाली एक फीलिंग होती है अब इतना हो गया, अब इतना हो गया। खैर ये तो एक हट के बात हो गई, बट बेसिकली यस, शो ऑफ टेक्स अवे अ लॉट ऑफ योर। तो अगर आप शुरू में शो ऑफ ना करें, जिंदगी के जो शुरू के साल हैं, हम्म। और अपना एक कॉर्पस बना लें उस फालतू के खर्च को रोक के, तो मैं ये नहीं कह रहा आप सारी उम्र कंजूसी करते रहिए और यू नो खर्च ही मत करिए, बचाते ही जाइए, तो फिर तो फायदा क्या है। वो मैंने जो दूसरी बात कही फिर वो राइट हो राइट जाती राइट। है, इसलिए मैंने उसका जिक्र किया। सो देयरफॉर इफ इन द फर्स्ट आई वुड से 10 15 years ऑफ योर करियर, अगर आप टोटल करियर, मैंने देखा है टीना, किसी भी नौकरी वाले का, बिजनेस वाले का 35 to 40 years का एवरेज करियर है, ये हमने निकाला था डेटा हम्म। सरकार। आप अगर गवर्नमेंट की जॉब भी करें तो 35 36 37 साल नौकरी करते हैं, कोई हम्म। भी काम करता है तो 35 से 40 साल मैक्स। कोई कोई होता है बहुत बुजुर्गी में भी करता रहता है, उनको छोड़ देते हैं, कोई कोई होता है जो बहुत जल्दी शुरू करते हैं उनको भी छोड़ देते हैं, एवरेज ले रहा हूं मैं। तो अगर फर्स्ट 15 years में आप अगर वेल्दी हो जाते हैं सेव कर करके, तो देन यू कैन एंजॉय लाइफ फॉर द नेक्स्ट। और आजकल तो देयर इज अ न्यू कॉन्सेप्ट कॉल्ड फायर, financial independence and retire early, FIRE, यस, ओके। that people want to retire. I see so many youngsters वो कहते हैं हम 40 में रिटायर हो जाएंगे, 35 40 45 में रिटायर, and then we will enjoy life, हमने जो घूमना है घूम के आएंगे, और जो हमें करना है हम वो करेंगे, I don't want to keep working like a machine all my life. So अगर वो आपके अंदर ऐसी बात है तो अच्छी बात है, पर उसके लिए आप फिर शुरू में तो मेहनत करनी पड़ेगी ना आपको।
तो आपको लगता है लोग ये कर पाते हैं? ये अभी रिसेंटली लोगों ने इच्छा स्टार्टेड। जाहिर करनी शुरू करी राइट, है। राइट, ओके। सो आई थिंक हमें वेट करना पड़ेगा उन लोगों के 40-45 45 होने का, टू रीच। पर मुझे लगता है मुश्किल काम है। 2 राइट, वजह से, एक तो ये कि वो सेव तो कर नहीं रहे हैं, तो राइट। अगर सेव नहीं कर रहे हैं तो फिर आप कैसे 40-45 में रिटायर हो रिटायर जाएँगे? होंगे। और दूसरा एक बहुत ही अब ये साइकोलॉजिकल बात है कि करेक्ट, आपको काम करने की इतनी आदत पड़ जाती है, सुबह के रूटीन सुबह जाएँ एंड देन पीपल स्टार्ट एन्जॉयिंग देयर वर्क। आई थिंक राइट, मोस्ट ऑफ राइट, द पीपल दे एन्जॉय देयर वर्क। करेक्ट, तो जिस चीज़ में आपको एन्जॉयमेंट मिल रहा है, पैसा भी आ रहा है, जब उसको छोड़ते हैं आप बहुत सारे लोग देखे होंगे उसने करियर अपना छोड़ दिया, फिर वापस जॉइन कर लिया। करेक्ट। सो आई थिंक साइकोलॉजिकली आल्सो इट इज़ बेटर सेड देन डन कि मैं 40 व्हाट डज़ रिटायरमेंट मीन रीना? रिटायरमेंट मीन्स कि आप आराम से रिलैक्स कर रहे हैं, सुबह आपको उठ के ऑफिस नहीं जाना है, कभी आप कहीं घूमने चले गए, ट्रिप पे चले गए, यहाँ चले गए, बट हाउ विल यू किल दैट? यू कांट बी कॉन्स्टेंटली ऑन अ हॉलिडे, करेक्ट। यू नो, बिकॉज़ योर माइंड इज़ सो यूज्ड टू वर्किंग। मैंने तो बहुत सारे यू नो आई एम नाउ रिफरिंग टू द फीमेल फ्रेटर्निटी। बहुत सारी फीमेल्स थी जो पहले अपने करियर में बहुत एक्टिव थी, फिर उनकी शादी हुई। शादी होके उनको नेचुरली फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं, हस्बैंड है, बच्चे हो गए, इन-लॉज़ हैं, तो कुछ साल के लिए वो करियर छूट जाता है। आपने देखा होगा, आई मीन करेक्ट, करेक्ट। यू कैन प्रोबब्ली टेल मी राइट। बेटर इफ माय ऑब्जर्वेशन इज़ करेक्ट। दैट्स ट्रू, बट फिर दैट्स ट्रू, कुछ हाँ। टाइम बाद 10 साल बाद उनको 7-8 साल बाद हस्बैंड भी कहते हैं कुछ करो, घर वाले उनके अंदर से आवाज़ आती है कुछ करो, मैं तो इतना बिज़ी रहती थी, इतना कमाती थी एंड सडनली मैं तो उसको क्षमा करें, चूल्हे-चौके लायक रह गई, या आई एम ओनली राइट, ऑलराइट। सुपरवाइजिंग मेड्स एट होम और व्हाटएवर। करेक्ट, करेक्ट। So I should go back to my career. So I find they come back to their career. तो आप देखिए जब वो रिलैक्स्ड लाइफ मिली उनको, मैं ये नहीं कहता होम मेकर की लाइफ रिलैक्स होती है, पर रिलेटिवली स्पीकिंग, तो आजकल तो मेड्स वगैरह होती हैं, तो आप सुपरवाइज कर रहे हैं उनको, तो इतना ज्यादा काम नहीं होता है, जो बेसिकली एंजॉय किटी वगैरह में चले गए, बट समथिंग इन देम टेल्स देम दैट गो बैक टू वर्क। राइट। योर ब्रेन इज रस्टिंग, और आपका तो इतना अच्छा करियर था, यू वर सो मच इन डिमांड एट दैट टाइम, so then they go back to work. So therefore I feel worklessness will drag you back to work. So ये जो उनका फायर वाला कॉन्सेप्ट है ना, जब वो इट्स नॉट उम्र गोइंग तक वर्क। पहुंचेंगे तब मैं उनसे पूछूंगा कि कितना वो एंजॉय कर पाए। राइट, राइट। बट दैट डजंट मीन दैट यू शुड नॉट सेव, यू शुड स्टिल सेव बिकॉज यू राइट। शुड स्टिल fulfill your aspirations of life. So that's the another aspect of financial savings and everything is taxes. So if we talk about taxes, okay, लोग डरते हैं. They make financial blunder because of taxes and they get into big trouble. So how important financial planning तो कर रहे हैं आप, उसके साथ taxes को भी properly manage करना, how important is that? टीना, दो तरीके के टैक्सेस हैं इस देश में, हम अगर इंडिया की बात करें तो देर इज डायरेक्ट टैक्स विच इज इनकम टैक्स। तो मैं आपको एक स्टार्टलिंग रेवलेशन करूंगा, वेयर यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट ओनली 2.5 to 3 crore people out of the 145 crores that we are pay taxes। इनकम टैक्स की बात कर रहा हूँ। Correct. रिटर्न्स तो फाइल करते हैं 8-9 करोड़ लोग, पर वो निल रिटर्न होती हैं, उसमें टैक्स नहीं होता। टैक्स नहीं होता। तो डायरेक्ट टैक्स की जहाँ तक हम बात करें, वो तो 2.5-3 करोड़ लोग हैं। मैं नहीं जानता कि आपके कितने फॉलोअर्स, व्यूअर्स या जो हमको देखेंगे कल को इस वीडियो को, उनमें से कितने लोग टैक्सेस देते हैं। पर जनरली आपने कहा वो ब्लंडर करते हैं, कुछ करते हैं, तो अगर देखिए, अगर आप टैक्स की, अब तो जो सिस्टम टैक्स का नया है वो बहुत डिजिटल है, इलेक्ट्रॉनिक है। उसमें टैक्स की चोरी कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो गया, कठिन हो गया। इट्स अ बिट डिफिकल्ट नाउ, यू कैन राइट। नॉट, द एस्केप रूट्स आर वेरी वेरी लिमिटेड। तो वो लोग गलती करेंगे तो वो तो पकड़े जाएंगे। तो वो तो आई थिंक द बेस्ट एडवाइस टू देम इज ईदर गो टू अ टैक्स एडवाइजर, सो यू डोंट कमिट मिस्टेक्स, दैट्स वन वे। बाकी जो दूसरा टैक्स है, मोर इम्पोर्टेंटली, वो पूरे के पूरे 145 करोड़ लोग देते हैं, उसको हम जीएसटी कहते हैं, दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स। एक छोटा सा पैदा होता बच्चा होता है, उसका भी आप डायपर जब खरीद के लाते हैं तो उस पर भी टैक्स देते हैं, और जब वो कल को मृत्यु होती है तो वो जो क्षमा करें, जब जो समान संस्कार के टाइम आता है वो भी टैक्स पेड होता है। सो फ्रॉम बर्थ टिल डेथ जीएसटी इज पेड बाय एवरी पर्सन। सो वो टैक्स तो इनएविटेबल है, वो टैक्स तो आप उससे बच ही नहीं सकते। कोई हाँ दुकानदार आपको बिना बिल के सामान दे रहा है तो अलग बात है, बट अदरवाइज सो देयर ब्लंडर चांसेस आर नॉट देयर। बट इन द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ टैक्स, यस, इफ somebody is thinking of tax evasion, तो आई थिंक दे हैव टू बी केयरफुल, बिकॉज आप 1-2 साल कर लेंगे, पर कहीं ना कहीं बिकॉज अब सिस्टम सारा ऐसा है कि आपको वो कहीं ना कहीं से पकड़े जाएंगे। सो द एडवाइस टू आई मीन और आंसर टू योर क्वेश्चन इज दैट you should be either consulting somebody who knows tax, को tax advisor, tax consultant, को chartered accountant या कोई इस टाइप का आदमी होना चाहिए जो आपको गाइड करता रहे, जिससे आप पूछते रहे इस ब्लंडर से बचने के लिए। तो बजट आ गया है हमारा नए साल का। सो व्हाट आर द चेंजेस दैट अ कॉमन मैन कैन एक्सपेक्ट कि ये साल में हमें क्या चेंजेस लाने चाहिए हमारे
उनके टैक्सेस में क्या चेंजेस आएंगे या फिर उनके ओवरऑल ग्रोथ में क्या चेंजेस आएंगे विद दिस बजट? So I think the budget came on 1st of February, ओके। and each budget is unique. हम्म। हर बजट में ऐसा नहीं होता कि सीधा आपकी जेब में पैसा जाए. I think this budget is putting money in your pocket indirectly. You know, I would put it like that. It is the ओके। budget is a macro reform budget. इसमें महिलाओं के लिए, खासकर जो गांव में महिलाएं रहती हैं, जो जो डिप्राइव्ड कैटेगरी हैव नॉट्स हैं, उनके लिए बहुत कुछ किया गया है. और टैक्सेस पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक इस बार के बजट में टीना, जो टैक्स की कंप्लायंस होती है, जो आप टैक्स रिटर्न्स भरते हैं, राइट उससे राइट। रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, लास्ट डेट्स हैं, उससे रिलेटेड चेंजेस ज़्यादा किए गए हैं. ओके। No major tax concessions have रिफॉर्म्स। been given नो by way of मेजर cash रिफॉर्म्स। benefit, ओके। but जिसको ease of compliance हम कहते हैं, वो ease of compliance इस बार किया गया है. तो मुझे लगता है this is a very different budget at macro level. Although if you speak from government point of view, they say that it's a reform oriented budget. It's a budget which will take India to Viksit Bharat, जो बोलते हैं 2747 में, to a developed India in the next 21 years. So ओके। I think a lot has been done on infrastructure, MSMEs. कॉरिडोर्स बन रहे हैं, नए रेल कॉरिडोर्स हैं, वाटरवेज नए बन रहे हैं. सो द बजट इज ट्राइंग टू बैलेंस आउट, आई वुड से, ग्रोथ and people's welfare in ओके। both ways. So I think this is a very different budget. So no direct cash benefits, but indirectly I think a lot of people who are jobless, they'll probably get jobs, because when government spends on infrastructure, Tina, so I'll give you an interesting data. Every 1 rupee is spent on infrastructure. When I say infrastructure, I mean roads, highways, airports, railway stations. इनका जो रेनोवेशन आप देखते होंगे आजकल, आपको सड़कें, रेलवे स्टेशन पहले से बेहतर मिलते हैं. एयरपोर्ट्स पे आप जाते हैं तो उसका 8 टाइम्स मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है. मतलब ओके। 1 रुपया खर्च किया हुआ, वो 8 रुपए वापस आपको देता है. मैं एग्जांपल ले लेता हूँ. जैसे आप मान लीजिए नोएडा में बैठे हैं, तो नोएडा में एक यमुना एक्सप्रेसवे बना आज से बहुत जी। साल पहले. जी। आज देखिए वहाँ पर एक एयरपोर्ट इस महीने खुलने जा रहा खुलने है, जा रहा है। जेवर जी। एयरपोर्ट. अब उस एयरपोर्ट के आसपास, आई एम गिविंग एन एग्जांपल, हम्म। उस एयरपोर्ट के आसपास रेजिडेंशियल कम्युनिटीज आ रही हैं, एक इंडस्ट्रियल हब बन गया है, होटल्स आ रहे हैं, कैब ऑपरेटर्स वहाँ पर आएंगे. तो आप देखिए कि फूड आउटलेट्स आएंगे वहाँ पर, रिक्रिएशन सेंटर्स आएंगे. जैसे एरो सिटी हमने देखा दिल्ली में करेक्ट बनी, कहीं करेक्ट। भी मुंबई में आप देखिए छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट बना. तो जब भी कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर का इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट करती है, तो दैट बिकम्स अ फोकल पॉइंट ऑफ अ होल इकोनॉमी, emerging out of that place. So I think that is to be seen. So I think budget is doing a lot on that front. So you will see the impact of budget in the next 6 months to 1 year. You will find that a lot of these new schemes, when they come into effect, it will start affecting people. Taxes का मैंने आपको बता ही दिया. जी। सो विल इट बी मोर बेनिफिशियल टू रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज? I think this budget is more focusing on rural areas, because मैं उदाहरण देता हूँ. जैसे जो महिलाएं गांव की होती हैं, करेक्ट। जी। उनके पास तो कोई काम वहाँ होता नहीं. ज़्यादा वो खेती में या डेयरी फार्मिंग में अपने हस्बैंड की या अपने फैमिली राइट। की हेल्प ओके। करती हैं. उनके लिए अब 800 शी मार्ट्स खोलने का प्लान करा गया है. ओके। शी मार्ट इज वेयर उनके गांव में एक डिपार्टमेंटल स्टोर खोल दी जाएगी, अच्छा। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से वो खुद चलाएंगी. उसमें आपको सारा सामान मिलेगा. सो द प्रॉफिट ऑफ दैट दे कैन टेक होम. सो दैट इज वन थिंग. जैसे एक और काम किया गया है, द गर्ल्स हु स्टे इन विलेजेस and tier 4 cities where there are no higher education facilities, so they have to come to bigger cities, and For the districts to education. study. Right, right. But the problem is, when they come, their villages or their cities are far off. So they stay in PGs and here and there, where there are a lot of cases of rape and other things happening. All the nonsense happens. So I think उनके लिए अब हर डिस्ट्रिक्ट में इंडिया में गर्ल्स हॉस्टल गवर्नमेंट बना के देगी, where they can feel safe. There'll be security, there'll be a mess, so they can feel secure while staying. तो इस टाइप के बहुत सारी स्कीम्स टीना निकाली गई है. MSMEs के लिए निकाला गया है. So I think the budget hits the common man in an indirect way. Ladies in a direct way, but common man generally. So sometimes you need not make announcements which are directly putting money in your pocket, but indirectly, of course, it leads to improvement of your lifestyle, improvement of your living standard. And I think when we talk of India, Tina, as an economist, because a major part of me is an economist as well, I feel in a country like India, जहाँ पर आपको एक हैरान कर देने वाला मैं डेटा बताना चाहूँगा, जो आपको शायद आपने पहले ना सुना हो. हम 145 करोड़ हैं. चलिए मैं 140 करोड़ मान लेता हूँ. आपको ये हैरानी होगी सुन के, 126 करोड़ लोग 140 में से, 126 crore people
do not earn more than 25,000 rupees per month. That's true. Yeah. इसका मतलब केवल और only 14 crore people earn more than 25,000 rupees per month or more. Which is so हमारे जैसे देश में मुझे लगता है कि हम because जो लोग शहर में रहते हैं आप और हम we come from a cosmopolitan background. You've been in the US. I have traveled around the world many times. हम लोग अब यहाँ बैठ के बात कर लें पर जब हम इंडिया की बात करते हैं तो मुझे लगता है इंडिया आप दिल्ली मुंबई बेंगलुरु से 25 किलोमीटर बाहर निकल जाएं और वहाँ उस गांव में जाएं जहाँ पर गाय भैंसें बंधी हुई हैं, जहाँ पर लोग हुक्का पी रहे हैं, बच्चे सड़कों पे खेल रहे हैं, किसी के बदन पे पूरे कपड़े हैं नहीं है. आई थिंक दैट इज इंडिया. तो जब हम इंडिया की बात करते हैं तो हम मासेस की बात करते हैं. तो इसलिए अब बजट अच्छा होता क्या है टीना, इंटरेस्टिंग बात के बजट का एनालिसिस वो ज्यादातर सिटीज के लोग करते हैं. राइट. अब देखिए ना हम और आप बात करें, गांव वाले भी करते हैं बैठ के, वो पूछेंगे हाँ वो पूछते हैं और भाई बजट कैसा आया, भाई कुछ किया भाई हमारे लिए कि नहीं किया, इस टाइप की आपको. बट रियल एनालिसिस ऑफ बजट इज ओनली डन बाय सिटी पीपल. तो वो उसको अपने चश्मे से देखते हैं. सरकार का नजरिया ये रहता है, आई एम नॉट टेकिंग साइड्स विद द गवर्नमेंट, बट आई थॉट इफ आई वाज द गवर्नमेंट आई वुड मेक अ बजट व्हिच अप्लाइज टू 90% ऑफ पीपल. करेक्ट. वो जो 25,000 रुपए महीने से कम कमाते हैं. मुझे बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं, हालांकि शहर में आपको देख के लगेगा यहाँ तो पर कैपिटा इनकम लोग आम आदमी 2.5-3 लाख रुपए महीना कमाता होगा. 3 लाख पर 3 लाख से ऊपर की बात कर रहा हूं मैं. वो कमाने वाले आपको शहर में भी कम लोग दिखाई देते हैं. सो आई थिंक द बजट इज फोकसिंग ऑन द masses, ऑन एग्रीकल्चर में सैंडलवुड के लिए, कोकोनट के लिए, कैश्यू नट के लिए, कैश क्रॉप्स की बात की, बहुत सारी. आई मीन हम बजट की बात करेंगे तो फिर वो आई थिंक सारा डिस्कशन कहीं और चला जाएगा, ऐसा लगेगा हम बजट एनालिसिस कर रहे हैं. जी जी जी. राइट. आज कुछ मोदी जी ने ट्रेड डील साइन किया है यूएस के साथ. योर से ऑन दैट. ट्रेड डील तो बहुत दिन से बातचीत चल रहा था टीना, और डोनाल्ड ट्रम्प साहब इज ऑलवेज इन द न्यूज़. you some been good and so you are a US citizen, so who knows who would understand this better than you. Correct. I have been following Mr. Donald Trump since 2016 when he first became the president, but this time Donald Trump has been a very different person. And he came with a very definitive agenda of MAGA, Make America Great Again. पर आई थिंक इन द प्रोसेस उन्होंने आते ही वो टैरिफ का गेम शुरू कर दिया, सारे दुनिया के ऊपर टैरिफ लगा दिया और अपने दोस्तों को दुश्मन बना लिया, दोस्तों को नाराज कर दिया. इंडिया से भी बहुत कश्मकश चल रही थी, उनको बहुत प्रॉब्लम हो गई थी इंडिया से, ये कर देंगे. तो आई थिंक उसके डिटेल्स सामने आए हैं, जो डील हुआ है उसके डिटेल्स सामने आए हैं. डील तो हो गई थी कुछ दिन पहले, पर आज उस पर कुछ स्टेटमेंट आया. अभी भी ये ब्रॉड फ्रेमवर्क सामने आया है. Probably in the month of March you will see the entire deal coming. But I think deal is always give and take. कुछ आप बात मान जाइए, कुछ मैं मान जाऊं. वन साइडेड तो होता नहीं. हम लोग क्या होता है, हम बैठ के अपने चश्मे से देखते हैं कि ये डील हमारे लिए कितनी फायदेमंद है. वो लोग अपने चश्मे से देखते हैं. ट्रम्प साहब इज वेरी वेरी पर्टिकुलर. जो मागा की बात हुई, जो अमेरिका में पूरी लॉबी है मागा की, so they want America the way they want in future. So obviously they are not going to compromise. तो 18% टैरिफ कर दिया है, 50% लगा दिया था हमारे पास रशियन ऑयल की वजह से. कुछ थोड़े उनके स्टेटमेंट्स मुझे कई दफे लगता है कि वन साइडेड भी होते हैं. अपनी तरफ से he puts words in your mouth कि मैं ये कह दूंगा तो मोदी जी मान ही जाएंगे, कोई भी वर्ल्ड लीडर मान जाएगा. तो उन्होंने कहा कि इंडिया रशिया से ऑयल लेना बंद कर देगा. इंडिया रशिया के तो बहुत पुराने रिलेशंस हैं. पता नहीं अभी भी हम 17 to 20% ऑयल हम रशिया से ले रहे हैं. तो अब वहाँ से स्टेटमेंट आया बंद कर देगा, तो आज रात से तो बंद होने वाला नहीं है. सो आई एम नॉट श्योर हाउ फीजिबल दिस विल बी फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया and our importers in India to stop taking oil from Russia and start taking from Venezuela, where President Trump calls him as default president of Venezuela. So we know what happened with that. Exactly. So I think we need to wait for some time to see how much India can probably agree to that. वो बोलते हैं हम $500 billion के इंडिया में 2030 तक गुड्स भेजेंगे. तो मैं अगर नंबर्स में जाऊं तो नंबर्स तो कुछ और बोलते हैं. नंबर्स बोलते हैं कि हम $40-45 बिलियन का अमेरिका से सामान मंगाते थे, 80-85 बिलियन का वहां पर एक्सपोर्ट करते थे. तो टोटल हमारा बायलेटरल ट्रेड ही $130 बिलियन का था. तो $500 बिलियन हम वहां तक पहुंच जाएंगे. इसका मतलब हम और सिर्फ इम्पोर्ट, तो इसका मतलब हर महीने हमें $100 बिलियन का सामान अमेरिका से हर साल मंगाना पड़ेगा. इसका मतलब हमें जितना भी हम ऑयल मंगाते हैं वो सारा का सारा वेनेजुएला अमेरिका से लेना पड़ेगा. आई एम नॉट श्योर हाउ फार दैट विल बी. सो थोड़ा मुझे लगता है कि ट्रम्प साहब की स्टेटमेंट सब्जेक्टिव भी होती हैं. लुकिंग एट द डिस्टेंस, आई डोंट थिंक इट्स वेरी फीजिबल आल्सो
वेनेजुला से इंडिया आना? नो दैट इज ओके बिकॉज वो तो उसमें वेनेजुएला का जो ऑयल है ना टीना, वो ऑयल दो तरीके के हैं दुनिया में जो क्रूड ऑयल है। एक स्वीट होता है, उसको ब्रेंट बोलते हैं, ओके। उसको रिफाइन करना आसान होता है। एक आई मीन सिंस यू कम फ्रॉम यूएस यू ऑब्वियसली नो देयर इज अ प्लेस कॉल्ड टेक्सास इन यूएस। सो टेक्सास में देयर इज एन ऑयल व्हिच इज कॉल्ड WTI, इट्स कॉल्ड वेस्टर्न टेक्सास इंटरमीडिएट। दैट ऑयल इज हार्डर, उसको रिफाइन करने में थोड़ी सी मेहनत ज्यादा लगती है, कॉस्ट भी ज्यादा आती है। इट्स हार्ड ऑयल, इट्स नॉट एज स्वीट एज द ब्रेंट ऑयल ब्रेंड। जो आपको मिडिल ईस्ट या रशिया में मिलता है। हम्म। तो ये भी एक फैक्टर है। आई थिंक डिस्टेंस इज ओके बिकॉज दैट फैक्टर इज एडेड, बट द मेन प्रॉब्लम इज दैट आई होप जो डिक्लेरेशन उसमें कुछ वन साइडेड स्टेटमेंट्स ना हो। जी। पर उसमें एक अच्छी बात, मैंने अभी डील को फाइन प्रिंट देख रहा था रास्ते में, आई वाज डूइंग Yeah, अ शो even फ्रॉम I द कार, was reading so that. so Yeah. show from the car, so that उसमें लिखा है that we will be open to tweaks if any needed to If be any made, needed, because yes. the statement came while they are in America. Hmm. So I think when in the month of March either Indian delegation goes there or American delegation comes here, Hmm. when they give a joint press statement, Hmm. I think then the real shape of the deal. But prima facie it's a relief for exporters कि 18% आ गया, कहाँ 50% हो गया। इंडिया के टेक्सटाइल्स, गारमेंट्स, लेदर, फुटवेयर, gems, jewelry, pharmaceuticals, chemicals, marine products, engineering goods, electronic goods, सारा कुछ impact हो गया था 50%. So there's a long list of exports from here which was impacted. So I think they must have heaved a sigh of relief कि अब 18% आ गया। हालांकि पहले तो 3% ही लगता था, ट्रम्प साहब के आने से पहले तो 3% लगता था। जी। तो अब कहाँ 3 अच्छा लगता था, अब हाँ, 18 अब अच्छा लग रहा है। 18। बट पर मैं मानता हूँ कि 18, मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा कि पहले 100 रुपए की चीज वहाँ 103 की, $100 की चीज $103 की होती थी, अभी $100 की चीज वहाँ $118 की, तो आप अच्छा कैसे कह रहे हैं? मैंने कहा इसलिए अच्छा कह रहा हूँ क्योंकि उन्होंने तो किसी देश को छोड़ा ही नहीं है। अब बांग्लादेश से हम बेटर हो गए, वियतनाम से बेटर हो गए, चाइना को 34% है उससे बेटर हो गए। तो जब सबके ऊपर लग गया है तो वो बेंचमार्क ऊपर उठ गया ना। सो Right. दैट इज It's that हाउ way we are a little better. एग्जैक्टली व्हेन यू चूज बिटवीन बैड एंड वर्स, बैड बिकम्स गुड, Okay. isn't it? Yeah. Right. Yeah. So when we talk about interest rates, how has it affected? Like, is it easier to buy a house now, or people should wait after आई this? थिंक पीछे इंटरेस्ट रेट्स जब इन्फ्लेशन ज्यादा था इंडिया में तो जी। इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गए थे, बट नाउ इंटरेस्ट रेट्स हैव कमिंग स्टार्टेड कमिंग डाउन। हालांकि जो रिसेंट अभी हाल में ही आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आई उसमें उन्होंने चेंज नहीं किया क्योंकि थोड़ा सा इन्फ्लेशन के बढ़ने का डर है, क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ गई हैं। जी जी जी। बट ओवरऑल आई थिंक इंटरेस्ट रेट्स अभी बहुत कम तो नहीं है, मैं ये तो नहीं कहूँगा कम है, पर अभी उतना उतना ज़्यादा एलिवेटेड भी नहीं है इंटरेस्ट रेट्स। पर आने वाले टाइम में मुझे लग रहा है अगर हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल करके रखते हैं, बिकॉज interest rates have got direct relation with inflation. If inflation is higher, then the Reserve Bank of India or any central bank around the world will not cut down the interest rates. And so I feel in the times to come, with inflation being under control, I think interest rates will come down. So आपको अगर घर बहुत ज़रूरी लेना है और लेना ही लेना है और लोन लेना है तो आप ले सकते हैं, पर अगर कुछ टाइम वेट कर सकते हैं, मुझे लग रहा है उसमें 1 साल 1.5 साल लग सकता है इसको और नीचे आने में। बट अभी अभी मैं कहूँगा इस टाइम इंटरेस्ट रेट्स टीना मॉडरेट आ गए हैं, नीचे भी नहीं आए हैं और बहुत एलिवेटेड भी नहीं। So anything that government is doing at this point for helping a middle class person in this force कि आपको कोई इन्वेस्टमेंट्स करनी है या कुछ करना है तो गवर्नमेंट की तरफ से ऐसे कुछ उनको बेनिफिट मिल रहे हैं या कोई सब्सिडीज ऐसी कोई मिल रही है in any kind of investments that a normal middle class person wants to do? आई थिंक इन्वेस्टमेंट्स जो कुछ एक इन्वेस्टमेंट्स हैं जो जैसे आपको नई बच्ची पैदा होती है घर में तो एक सुकन्या समृद्धि नाम से स्कीम है, उसमें आपको नॉर्मल इंटरेस्ट रेट से ज़्यादा इंटरेस्ट 8% से ऊपर मिलता है। या जो सीनियर सिटीजन है 60 ईयर्स से ऊपर के जो लोग हैं उनको एक सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है, वो भी 8% से ऊपर आपको देती है। अदरवाइज तो इंटरेस्ट रेट्स अब 6, 6.5, 7% के बीच में घूम रहे हैं। Right. पर ओनली फॉर दीज टू स्कीम्स टीना you are getting interest rates which are more than the normal, which is over 8.2% के आसपास आ जाता है। So government की तरफ से investment में ये, but I think for people who wanting to earn more, they should not look at government for investments. For investment तो आपका एक private decision होता है, private process होता है, stock markets हैं, mutual funds हैं, gold है, silver है, जो पीछे बहुत न्यूज़ में रहे हैं, तो जी, you can always you know look for better returns in other areas. I don't think we can look at government for getting us better return on our investments. So when we talk about that, जैसे आपने मे बी बिकॉज बहुत चर्चा में है गोल्ड बाई कर लो, सिल्वर बाई कर लो, कॉपर अब नया एक मेटल जो बोल रहे हैं कि कॉपर में इन्वेस्ट जी। करो, तो व्हाट्स योर से ऑन दैट कि
इट इज़ गुड टू इन्वेस्ट टू डू ट्रेडिंग इन दीज मेटल्स, और आप प्रॉपर एक फाइनेंशियल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में कुछ डाल के रख दो, विच इज़ बेटर? I आई think नो इट I इज़ वेरी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन, True, लेकिन true. No, राइट I think it should be a balanced portfolio. आपके राइट पोर्टफोलियो में सब कुछ होना चाहिए. आपके पोर्टफोलियो में बैंक के फिक्स डिपॉजिट भी होना चाहिए 20% के करीब. 20% गोल्ड सिल्वर भी होना चाहिए. Suppose you got a lakh of rupees. I'm taking an example. Then 20,000 in I would say stocks, 20,000 mutual funds, 20,000 gold silver, 20,000 FD, एंड 20,000 की आपको रियल एस्टेट भी होना चाहिए. कोई कहेगा 20,000 में कौन सा रियल एस्टेट आता है, तो इंस्ट्रूमेंट्स हैं आज के डेट में जिसमें आप रियल एस्टेट में भी इतने छोटे पैसे से ले सकते हैं. देयर इज समथिंग कॉल्ड रीट एंड इनविट, you know, REIT or InvIT, जो एक it's like a mutual fund of property where you can contribute. A lot of people contribute and then this trust buys the properties, और उसका Okay. बकायदा आपको रेंटल भी डिस्ट्रीब्यूट करते रहते हैं उन लोगों Okay, में, okay, और उसको okay. अगर बेच के गेन होता है वो भी बढ़ जाता है. तो आई थिंक द पोर्टफोलियो ऑफ इन्वेस्टमेंट शुड बी स्प्रेड. आपको एक ही जगह, जैसे अभी गोल्ड एकदम से गिरा जी तो लोग मुझे क्वेश्चन करे, मैं जब बोलता था कि मल्टी एसेट एलोकेशन, लॉट ऑफ पीपल यूज्ड टू आस्क मी कि जी गोल्ड इतना, सिल्वर इतना ऊपर जा रहा है, आप सारा पैसा गोल्ड में लगाने की क्यों नहीं सलाह देते हैं? तो पहली बात तो इन्वेस्टमेंट के एडवाइस अपने फाइनेंशियल एडवाइजर, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से पूछ के लीजिए. हम लोग कोई, वी आर नॉट इनसाइटिंग यू टू मेक एनी इन्वेस्टमेंट, वी आर राइट जस्ट डिस्कसिंग द एनालिटिकल पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट. सो आई थिंक अब जब एकदम से कोई एसेट गिरता है, तो अगर if you not put all eggs in the same basket, then the chances of you losing money are less because you spread your risk to 4-5 asset classes. So I think the way to go is to have multiple asset allocation, multi asset allocation कहते हैं, जो मैंने 5 assets के जी नाम जी लिए. जी आपको इसमें फैला फैला के पैसे रखने चाहिए. सारे पैसे को एक ही जगह, भले ही वो कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा हो, नहीं रखना चाहिए. अभी गोल्ड सिल्वर की आपने बात करी, तो बिकॉज द प्राइसेस हैव कम डाउन, तो बहुत अच्छा मौका है खासकर गोल्ड के लिए. सिल्वर का मैं नहीं कहता, क्योंकि सिल्वर थोड़ा सा चंचल ज़्यादा है, इट्स वेरी वॉलेटाइल, और सिल्वर में स्पेकुलेशन, सट्टेबाजी बहुत होती है. बट गोल्ड आई थिंक इज अ वेरी सॉलिड मेटल, एंड आई थिंक यू कैन कीप इट फॉर लॉन्ग टर्म, बट द मैजिक इज लॉन्ग टर्म. Keep it for 3 to 5 years or 2 to 5 years, and you will see good returns coming on gold and silver. Gold especially, silver ka phir I'll hold back on silver because it is very volatile. So you can keep it for long term, and also do not put all your money at one go. Mistake people do is कि 5 लाख रुपए बैंक में पड़े, उठाया गोल्ड ले लिया. ऐसे नहीं करना चाहिए. आपको जब जब गोल्ड में करेक्शन आए, अभी तो बहुत करेक्शंस आ रही हैं, जी तो जब जब करेक्शन आए, तो 5 लाख है तो उसको आप 50-50 हज़ार के 10 ट्रांचेस बना लीजिए. ओके 50,000 आज ले लिया, फिर महीने भर, डोंट बी इम्पेशेंट विद योर इन्वेस्टमेंट. फिर 50,000 एक महीने बाद, फिर करेक्शन आई, फिर ले लिया, फिर 15 दिन बाद करेक्शन आई, फिर 50,000 डाल दिया. तो उससे क्या होगा, यू वुड हैव बॉट एट डिफरेंट लेवल्स, सो एवरेज आउट हो जाता है, तो आपकी होल्डिंग कॉस्ट मॉडरेट हो जाती है, एंड यू आर एबल टू sort of get more profits on your investments. सो आई नो इट्स अ वेरी सिली क्वेश्चन, बट आई स्टिल लाइक टू आस्क यू. जो एक हमारी जो फीमेल सेक्टर जो है, उनका हमेशा क्वेश्चन रहता है कि गोल्ड के बॉन्ड्स खरीदे, एक्चुअल गोल्ड जाके खरीदे, गोल्ड के कॉइन्स खरीदे, व्हाट इज द राइट वे ऑफ बाइंग गोल्ड? आपने 2 सवाल एक साथ पूछे हैं. अच्छा फीमेल्स का भी पूछ लिया और कैसे खरीदें. तो अगर आप खाली फीमेल्स का पूछती हैं, इन जनरल, लाइक So- बिकॉज़ सबको ऐसे होता है ना कि ज्वेलरी खरीद लेते हैं जी हम, जी तो जी, इसीलिए that's मैंने the कहा आपने, mentality. क्योंकि आपने फीमेल्स का पूछा, तो मैं वो उस पे जरूर, बिकॉज इफ यू हैव योर ऑर्नामेंटल एस्पिरेशंस, कि आपको यू नीड टू हैव सम ऑर्नामेंट्स विद यू, शादी में जाना है, पार्टी में जाना है, कहीं भी जाना है, कुछ लोग वैसे भी पहनते हैं, तो मुझे लगता है द टाइम हैज कम वेयर ऑर्नामेंटल वैल्यू ऑफ गोल्ड शुड बी सेग्रीगेटेड from the investment value. I mean, don't invest in jewelry. You buy jewelry for consumption, that is for wearing. So उसमें तो टीना, अगर किसी को लगता है गोल्ड बहुत महंगा हो गया है, अभी आज जब हम बात कर रहे हैं, आपका वीडियो शायद एक आध दिन में जब भी लाइव होगा, आज हम बात कर रहे हैं, तो गोल्ड इज अराउंड $5,000 से थोड़ा सा कम है, विच इज इंडियन रुपीज में बात करें तो 1.5 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम, 1,55,000 पर 10 ग्राम्स है. सो इफ समबडी फाइंड्स कि मेरी रीच से बाहर है, तो आप कम कैरेटेज की ज्वेलरी बनवा लीजिए. आप 18 कैरेट की, 14 कैरेट की, 9 कैरेट की बनवा के, यू गेट योर ज्वेलरी मेड, वेयर इट, गेट योर इंस्टाग्राम रील्स, गेट योर पिक्चर्स क्लिक्ड एंड कीप इट बैक. If you want to invest money in gold, then you should go for bars and coins, and the best method is ETF, exchange traded funds. आजकल हैं गोल्ड सिल्वर के, उनमें आप इन्वेस्ट करिए. उसको रखना आसान है डीमैट अकाउंट में. और यू नो गोल्ड सिल्वर बार कॉइन्स में भी दिक्कत ये होती है, where do you keep them, because you can't, if you keep them in the locker these days, we hear a lot of news about lockers being Recently, broken. 2 days back. Yeah, lockers heard get in broken, news. and by the way, your insurance in locker is only 100 times your rent. Yes. So if you're paying a rent of, let's say, 2,000 per annum to your bank, your insurance for your valuables is only 2 lakhs.
उससे ऊपर होगा तो वो तो हाथ खड़ा कर देगा, साहब हमें हम राइट। तो नहीं दे सकते, सो यू माइट एंड अप लूजिंग। सो आई थिंक घर पर आप रख सकते हैं, डिपेंड्स ऑन योर स्टोरेज। इफ यू हैव स्टोरेज देन बार कॉइन्स आर द बेस्ट, but most of the people say no, that we do not have adequate storage, which we call as safe. हम्म। So therefore the best way is to go for ETFs where they are kept in demat form. ओके। आजकल इंस्टाग्राम पे हर कोई फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर बन गया है। Mm. एवरीवन इज गिविंग एडवाइजेस, बट देर आर प्रॉपर इन्वेस्टमेंट पीपल लाइक जो आप जैसे हैं, लाइक प्रॉपर इकोनॉमिक्स जो प्रॉपर एक एडवाइस देते हैं। whom should people follow? I know my question में आंसर है, बट लाइक इंस्टाग्राम पे हर जगह ये चल रहा है कि फॉलो दिस, ये कर लो वो कर लो, एंड पीपल ब्लाइंडली फॉलो दीज पीपल। सो इज इट अ बैड थिंग टू आई डू? थिंक पहली बात तो सेबी, आप जो बात कह रही हैं, सेबी ने उसमें वार्निंग दिया हुआ है कि जी। आप इन फिनफ्लुएंसर, दे कॉल फिनफ्लुएंसर्स, उनको अनरजिस्टर्ड जो हैं, जो लोग ऐसे किसी को इंसाइट करते हैं, इंस्टिगेट करते हैं आप यहाँ इन्वेस्ट करिए, थोड़े टाइम का रिटर्न दिखा देते हैं और फिर आप फंस जाते हैं उसमें, आगे वो रिटर्न आता नहीं है। सो आई थिंक यू हैव टू सी एनीथिंग, टीना, लेट मी टेल यू, इफ यू फाइंड एबनॉर्मल रिटर्न्स इन एनी एसेट क्लास, तो आपके कान खड़े हो जाने चाहिए। जहाँ आपको दिखा रहा है कोई साल भर में पैसा डबल, 6 महीने में पैसा डबल हो रहा है, 2 साल में भी पैसा डबल हो रहा है, मुझे लगता है वहाँ हायर द रिटर्न द हायर द रिस्क, वहाँ पर आपका रिस्क बढ़ जाता है, यू कैन एंड अप लूजिंग मनी। खून पसीने की कमाई है, उससे ज़्यादा एडवेंचर नहीं करना चाहिए। सो इन्फ्लुएंसर्स को आप सुनिए, मैं आई आई डोंट वांट टू डिसरिस्पेक्ट एनीबडी, आई डोंट वांट टू क्रिटिसाइज एनीबडी, आई एम श्योर एवरीबडी has got its own position and a lot of people may have made money also, we don't know. But I feel that where extraordinary returns are there, you should not get carried away. वहाँ पर आपको अलर्ट हो जाना चाहिए, बहुत बड़े बड़े रिटर्न्स प्रॉमिस जो करते हैं। You should do research. Don't invest because somebody asked you to do it. Take second opinion, third, कहीं किसी की सर्जरी होती है ना टीना, तो पूछते नहीं है कि एक सेकंड डॉक्टर से भी पूछ लें, थर्ड डॉक्टर से भी ओपिनियन ले लें। इट्स लाइक दैट। सो you should always take 2 3 4 opinion, गूगल इट आउट, यूज़ योर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स, चैट जीपीटी वीपीटी में जाके देखिए, रिसर्च करिए, थोड़ा टाइम वेट करिए, कुछ लोगों से बात करिए, तब पैसे को छोड़िए। आई थिंक यू शुड डोंट रश इनटू इन्वेस्टमेंट, दैट्स वेयर द मिस्टेक हैपेंस। एंड व्हाट आर लाइक द ब्लाइंड स्पॉट्स जो इंडियन फाइनेंशियल उसमें लोग गलतियां कर रहे हैं आज के टाइम में? आपने शुरू इसी सवाल से किया था और या हम इस शो के क्लोज पर भी आ रहे हैं, आप ख़त्म भी उसी सवाल जी। से कर रहे हैं, तो मुझे आई एम ग्लैड यू आस्क्ड दैट क्वेश्चन अगेन। सो द मिस्टेक्स आर दैट, one mistake I pointed out, don't rush into राइट। investments. So you should do adequate legwork or research work in doing it. Second is try and make a budget for yourself. Black spot is the budget. You don't plan your finances. You just take it as they come. So third is don't miss out on savings. And then your journey doesn't end at savings. Savings से आगे आपको the next step is to invest. आपको invest भी करना है और invest सोच समझ के करना है. And the next blind spot is that people are parking their money in one single spot. And the next blind spot is कि hear and say से कर रहे हैं. किसी ने कुछ किसी दोस्त ने कह दिया, किसी रिलेटिव ने कह दिया, किसी पार्टी में गए, किसी ने कुछ बोल दिया, तूने किया मैं भी कर रहा हूँ. I really don't think. I think investment, I feel, Tina, is a very very personalized activity. What's your age? What are your aspirations? How long can you lock your money for? Are you investing for retirement? Are you investing for marriage? Are you investing for education? Are you investing for a fancy car? Are you investing for a property? So I think profiling of the investor needs to be done in detail before somebody gives investment, which is why I said I'm giving a disclaimer here that what me and Tina are discussing may not be an investment advice. We are being analytical in listing out the factors which impact your investing. So I think that's the way you should go, and avoid these blind spots. Be financially literate, and I'll again say at the end that if you want your money to work for you, you should work for your money first. Some very simple questions I'll be asking, like just rapid questions, one line answers में आप मुझे Yeah, आंसर yeah. कीजिएगा। पैसा पावर होता है या पीस होता है? दोनों होता है। अगर अगर सिर पे चढ़ जाए तो पावर होता है, और अक्लमंदी से उसको रखा जाए, कमाया जाए तो पीस होता है। Is it better to have more income or to have a better disciplined life in your financial? Well, there's no end to more income, so disciplined life is better because there's no end to your demands. वो कभी कभी ना समाप्त होने वाली डिमांड्स हैं, तो इसलिए डिसिप्लिन रहेंगे तो अच्छा रहेंगे। आई फील जब आयो संतोष धन, सो आई थिंक बीइंग कंटेंट इज मोर इम्पोर्टेंट।
सो उसी के हिसाब से I'll ask you, debt free life or luxury life? Well, luxury should not come at the cost of debt, or debt should not come at the cost of luxury. That's what I feel. So, luxury life, but without debt, would be more luxurious. Financial freedom, is it a myth or anyone can achieve it? No, anyone can achieve it. Only thing is, you need to start planning very early. One habit, last advice from you that silently helps build up good wealth. Savings. In one word, savings. Savings, and the next step is to invest sensibly. That will help you in building wealth, and that is the only way most people have built wealth. And one last thing which silently makes people poor. Overspending and borrowing. Very insightful answers. It was lovely talking to you. तो मैं यही एक last word of advice to our viewers today. आई थिंक जस्ट बी फाइनेंशियली लिटरेट. मैं तो बताया, फाइनेंशियली लिटरेट रहिए, रिसर्च करते रहिए, खोजबीन करते रहिए, और जो लोग अमीर हैं ना, उनसे दोस्ती करिए, उनसे जलिए मत. मैंने देखा है ज़्यादातर लोग, टीना, जो अपने से ऊपर इकोनॉमिक स्टेटस होता है, उनसे जलते हैं. हाय मेरे पास ये नहीं है, उसके पास है. अरे तुम तो बड़े आदमी हो गए भैया, तुमसे क्या बात. बोलते नहीं तो अंदर ही आता है, अरे छोड़ो, अभी इनके पास टाइम नहीं है हमारे लिए, बहुत पैसा कमा लिया है. मुझे लगता है अगर अमीरों अमीरों से दोस्ती करेंगे जाते जाते, आखिरी बात, तो वो आपको कभी ना कभी वो सीक्रेट बता देंगे जिससे वो अमीर बने. उनसे जलिए मत, उनसे दोस्ती करिए. वो आपसे नज़दीक बनना चाहते हैं. हाँ, कोई एटीट्यूड दिखा रहा है तो अलग बात है, बट इफ अ रिच पर्सन इज नॉट शोइंग एनी एटीट्यूड and letting you get close to him or her, allow that to happen, because then they will share some secret which made them rich, which will also at the end help you to become rich. सो आज का एपिसोड हमें यही सिखाता है कि फाइनेंशियल प्लानिंग, टैक्सेस इज़ वन थिंग, बट प्रॉपर माइंडसेट भी होना चाहिए. लाइक हाउ यू स्पेंड, हाउ मच यू स्पेंड, लाइक डोंट बी जेलस, जैसे आपने बताया है कि डेली डिसीजंस आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, लेकिन योर माइंडफुल डिसीजंस आर इम्पॉर्टेंट टू हैव अ बेटर लाइफ और आपका बेटर फ्यूचर करने के लिए. तो आपके एपिसोड से तो यही पता चला है कि अमीर हर कोई बन सकता है अगर प्रॉपर प्लानिंग के साथ आप जिए और प्रॉपर प्लानिंग से अपने एक डिसीजंस ले. सो फाइनेंशियल स्ट्रगल से डरिए मत, जस्ट वर्क टूवर्ड्स इट एंड ट्राई टू अचीव जो आपके गोल्स है, एंड डू प्रॉपर सेविंग्स करना बहुत ज़रूरी है. आप कोई भी एज के हो, आपकी जो भी इनकम है, ट्राई टू सेव. EMI के ट्रैप में बहुत ज़्यादा मत पड़िए, लग्जरीज कीजिए, बट डोंट ट्राई टू टेक टू मच डेप्थ, एंड उसमें लेकिन बिकॉज इट्स अ वेरी विशियस सर्कल, आप उसी में रह जाओगे. सो थैंक यू, एंड इट वाज लवली हैविंग यू ऑन आवर शो. My pleasure. एंड आज के एपिसोड से अगर आप कुछ सीखे हैं तो डेफिनेटली हमारे और एपिसोड्स को फॉलो कीजिए. डॉक्टर शरद जो हमारे गेस्ट है उनको फॉलो कीजिए. विल बी शेयरिंग हिज इंस्टाग्राम लिंक एंड हिज हैंडल. ही हैज़ अ यूट्यूब चैनल ऑल्सो. ही गोज टू वेरियस चैनल्स ऑन लाइव टीवी ऑल्सो. बहुत पॉडकास्ट कर चुके हैं, लेकिन आज का एपिसोड थोड़ा हमने अलग किया है इनके साथ, where we talked about savings, investments, and different things that we can do to build up a better future and have a better life. So thank you, and see you soon in the next episode.